आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, वो भी शुरू से। अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है और कौन कौन से कार्बनिक यौगिक है जिसका वर्गीकरण किया गया है और उसका नामकरण क्या है, इस बारे में आज हम लोग इसमें शुरू से ही अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम क्यों दिया गया है। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो शब्द से बना हुआ, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ होता है कार्बनिक, अर्थात कार्बन से समृद्ध यौगिकों का रसायन। आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुछ ऐसा गुण पाया जाता है जिस गुण के आधार पर ये एक दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों में यौगिकों का निर्माण करता है। और उन्हीं सारे यौगिकों का नामकरण, वर्गीकरण, उसके बनाने की विधि, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसकी अभिक्रियाएं, इन सारे चीजों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्बनिक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम केवल कार्बन के यौगिकों, हाइड्रोकार्बनों का ही अध्ययन करते हैं। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, कार्बाइड और कार्बन डाइसल्फाइड को छोड़ करके। चूंकि ये सभी जितने यौगिक हैं या फिर ये मूलक के रूप में हैं, ये सभी कार्बन को रखता है, लेकिन वास्तव में ये सभी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आता है। ये सभी के सभी रेडिकल जो है वो अकार्बनिक यौगिक में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, और इससे जो भी कंपाउंड बनेंगे वो सभी के सभी अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। और इसके अलावा कार्बन के करोड़ों की संख्या में यौगिक है जिसका अध्ययन हम करते हैं, उसी को कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। तो इसके परिभाषा पर हम लोग चलेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। Organic chemistry, the branch of chemistry in which we study about only carbon compounds or hydrocarbons besides carbon dioxide, carbon monoxide, carbonate, bicarbonate, cyanide, carbide and carbon disulfide is called organic chemistry। अर्थात कार्बनिक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम केवल कार्बन के यौगिकों अथवा हाइड्रोकार्बनों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड को छोड़कर ये सभी ऐसे कंपाउंड या रेडिकल है जिसमें कार्बन परमाणु होते हुए भी ये कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत नहीं आता है। ये सभी के सभी या तो अकार्बनिक मूलक है या अकार्बनिक यौगिक है। इसका अध्ययन हम लोग विशेष रूप से अकार्बनिक रसायन में करते हैं। और इन्हीं सभी को छोड़ करके शेष जितना कार्बन का कंपाउंड है, जो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है, उन सभी को कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है और उन सभी का अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में करते हैं।
तो यहाँ हम ये जानेंगे कि आखिर ये सभी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्यों नहीं आता है। ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कार्बोनेट मूलक, ये है बाइकार्बोनेट मूलक, साइनाइड मूलक, कार्बाइड मूलक और ये कार्बन डाइसल्फाइड है। इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड ये कंपाउंड है और बाकी सब मूलक है। और इन मूलकों के सहारे अलग अलग जो यौगिक बनता है वो सभी के सभी अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में आते हैं। और चूंकि ये सब कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में नहीं है, इसलिए किसी जो कंपाउंड बनेगा या जो कंपाउंड है उसका गुण अकार्बनिक यौगिक के गुण के समान है, इसलिए इन सभी का अध्ययन हम लोग अकार्बनिक यौगिक में करते हैं। क्योंकि ये सब कार्बनिक यौगिकों के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर कार्बनिक यौगिकों का गुण क्या होता है और अकार्बनिक यौगिकों का गुण क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंसेज है। कार्बनिक यौगिक का गुण बिल्कुल अकार्बनिक यौगिकों के गुण से अलग होता है, इसीलिए इसको हम एक अलग ब्रांच के रूप में अध्ययन करते हैं। उसके कुछ गुणों की अगर हम चर्चा करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किसी खास तत्वों के मिलने से ही होता है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हेलोजन ग्रुप है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आता है, फास्फोरस है। तो इन्हीं सारे लिमिटेड एलिमेंट के सहयोग से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में लगभग सभी प्रकार का जो नोन एलिमेंट है, जो ज्ञात तत्व है, उन सभी के मिलने से होता है। ये इसका मेन डिफरेंसेज है। फिर कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बहुत सारा अंतर है। चूंकि अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक होता है वो जल में नहीं घुलता है, अर्थात 99% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जल में नहीं घुलता है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों के केस में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का गुण बिल्कुल अलग है अकार्बनिक यौगिकों के गुण से, इसलिए इसका हम अलग अलग ब्रांच में पढ़ाई करते हैं। केवल यही नहीं, फिर कार्बनिक यौगिकों में समावयवता की घटना बहुत ही अधिक है, जबकि कुछ ही अकार्बनिक यौगिक समावयवता अर्थात आइसोमरिज्म की घटना को प्रदर्शित करता है। कार्बनिक यौगिकों का भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग होता है कार्बनिक यौगिकों से। जिस तरह से कार्बनिक यौगिकों का द्रव्यनांक तथा क्वथनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो कम होता है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में ये अधिक होता है, क्योंकि अधिकांश अकार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है जो काफी मजबूत होता है, और जबकि कार्बनिक यौगिकों में कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो उसकी तुलना में कमजोर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का गुण बिल्कुल ही अकार्बनिक यौगिकों के गुण से अलग होता है। यही कारण है कि इन सभी में अपवाद रूप में कार्बन होते हुए भी ये कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं आता है। ये सभी के सभी अकार्बनिक यौगिक है, या इन मूलकों से जो भी यौगिक का निर्माण होगा वो सभी के सभी अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। और इसी को छोड़ करके शेष लाखों और करोड़ों की संख्या में जो कार्बन का यौगिक है वो सभी के सभी कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करते हैं। उन सभी कंपाउंड का नामकरण किया गया है, उसका फॉर्मूला है, उन सभी की बनाने की विधि है, उन सभी का रिएक्शन है। और ये ब्रांच इतना अधिक विशाल है कि दुनिया के कई एक लाइब्रेरी को केवल अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताबों से भर दिया जाएगा फिर भी ये कम पड़ जाएगा। इसलिए इसके बारे में सही ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे अलग अलग भागों में बांटने की आवश्यकता पड़ी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ओनली कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स बिसाइड्स कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, कार्बाइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड. Originally, these radicals or compound containing carbon atom have not been considered as a group of organic compounds or organic radical. These are originally inorganic compounds or inorganic radical in spite of presence of carbon atom in them. Because the properties of such radicals or compound have not been considered as the properties of organic compound,
They are generally considered an inorganic radical or inorganic compound, and the property of such compounds and the radical by which the formation of inorganic compound depend. The property of such all compounds are not similar to the property of organic compound. That is why we can study about these compounds in radical in the field of inorganic chemistry, and the rest of the compounds of carbon will considered as organic compound, and the detailed study of over all these carbon compounds, including their nomenclature, classification, method for preparation, synthesis, isolation, and manufacture, and different chemical reactions involved in them. These all have been included in a separate discipline of chemistry. The name of that separate discipline is the organic chemistry. So we can say that organic chemistry is nothing but a special branch of chemistry in which we study about only carbon compounds and hydrocarbons besides carbonate, bicarbonate, carbon disulfide, etc. अब इसके बाद हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, और ये बताता है कि आज जो हम इतने लाखों लाख कंपाउंड का नाम सुन रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, क्या आज से 100 साल 200 साल पहले का इतना था? ये आज से 100 और 200 साल पहले इतना नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास था कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ये कार्बनिक यौगिक अपने आप ही जैव शक्ति के द्वारा, वाइटल फोर्स के द्वारा प्रकृति में अपने आप ही बनता है, जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट अर्थात क्रूड ऑयल का निर्माण होता है। क्योंकि आज भी बहुत सारा कार्बनिक यौगिक है जिसको मानव नहीं बना सकता है, वो प्रकृति द्वारा ही प्राप्त है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ कार्बनिक यौगिक है जो जीवधारियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जमीन के नीचे से प्राप्त होता है, जिसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्योंकि वो सभी के सभी कार्बनिक यौगिक है और आदमी उसे नहीं बना सकता है। तो शुरू में वैज्ञानिकों ने इन सभी का अध्ययन किया, तो उन्होंने जाना कि ये सभी जो कंपाउंड है वो प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त है, आदमी इसको नहीं बना सकता है। इसलिए एक नियम बना दिया कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए जैव शक्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात वाइटल फोर्स की आवश्यकता होगी, और आदमी इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है। और जब तक ये सिद्धांत रहा तब तक कंपाउंड नहीं बन पा रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली कुछ ऐसी घटना घटी जिससे वो सिद्धांत अंत हो गया, और जिसके कारण आज हम लोग लाखों में बल्कि करोड़ों में इसके यौगिकों को देखते हैं और जानते हैं। तो यही इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसके बारे में पुनः हम लोग इसके बारे में और जानने चले यहाँ पर डिटेल से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन के संबंध में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहता है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे हम जैव शक्ति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है? चूंकि आज से 150 से 200 साल पहले इतने सारे कार्बनिक यौगिक नहीं था। क्यों नहीं था, किस कारण से नहीं बन पा रहा था? चूंकि उस समय जितने भी कार्बनिक यौगिक मौजूद थे, उन सभी का अध्ययन वैज्ञानिक जब किया तो उन्होंने पाया कि ये सभी के सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज है, इसे आदमी किसी भी हाल में नहीं बना सकता है। या तो ये प्रकृति में खुद ही बनता है अपने आप, या फिर पेड़ पौधों में पाया जाता है, या जीव जंतु में पाया जाता है। तो उस समय के जो सबसे सीनियर वैज्ञानिक थे फ्रेडरिच ओलर, जिन्होंने एक नियम बना दिया
कि नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। In order to prepare any type of organic compound, vital force is required. The name of such type of theory has been given as vital force theory, and Berzelius at the first time proposed such type of theory known as vital force theory. But accidentally, a German scientist named Euler prepared first organic compound urea by heating ammonium cyanide in the laboratory. In this way, vital force theory became useless, and a large number of scientists have given great contribution in the preparation of various types of organic compound. As the result, we have millions and millions of organic compounds are present in the field of organic chemistry. And we have to study all these compounds in a separate discipline. The name of that separate discipline is the organic chemistry. अर्थात वाइटल फोर्स थ्योरी जैव शक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि पहले वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास था कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए जैव शक्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें वाइटल फोर्स थ्योरी की आवश्यकता होती है। जैव शक्ति है क्या? ऐसी शक्ति जिसके द्वारा इस पृथ्वी में पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है, कोयले का निर्माण हुआ है, और चूंकि ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक है, इसलिए कहा गया इसे जैव शक्ति के द्वारा ही बनाया जा सकता है और मानव इसे नहीं बना सकता। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने किया था, और चूंकि उस समय बर्जीलियस जाने माने वैज्ञानिक माने जाते थे, इसलिए बाकी वैज्ञानिक उनकी बातों को माना करते थे। तो ये सिद्धांत जब तक था तब तक तो नहीं बन पा रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली ऐसा हुआ क्या, जब फ्रेडरिच ओलर जो बर्जेलियस का शिष्य था, उन्होंने प्रयोगशाला में कोई काम कर रहे थे, तो प्रयोगशाला में अचानक किसी को गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो एक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है। जब उसे गर्म करने की आवश्यकता पड़ी और जब उसे गर्म किया गया तो एक नया कंपाउंड बन गया यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तब तो पूरे केमिस्ट्री जगत में तहलका मच गया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता था, तो ये कैसे बन गया। लोगों ने कहा कि भाई ये धोखे से बन गया, अब तो नहीं बनेगा, फिर वो सिद्धांत रह गया। लेकिन इसी तरह से 2-4-10 कंपाउंड और बनता चला गया और बन गया। तो अब ये धीरे धीरे ये बात अब बिल्कुल साफ हो गया कि अब कार्बनिक यौगिकों को बनाया जा सकता है, और दुनिया में जो अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे इस ओर ध्यान देने लगे और अध्ययन करने लगे, और परिणाम ये हुआ कि आज बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण हो चुका है, और दिन प्रतिदिन नए नए कंपाउंड का सिंथेसिस और आइसोलेशन होते चला जा रहा है, और इतना अधिक है जो गिनती में भी नहीं है। बल्कि इन सारे कंपाउंड का नामकरण किया गया है, उन सभी का फॉर्मूला है, उन सभी को फॉर्मूला लिखने का एक टेक्निक है जो बहुत ही आसान है। कुछ चीज़ों को जान जाने के बाद आप सभी लाखों कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भारी नहीं होता है, बहुत आसान सा टॉपिक होता है, बशर्ते कि आप उसका फॉर्मूला लिखना जानते हो, ये चीज़ है। तो उसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज हम इस क्लास को शुरू किए हैं, जिसमें शुरू से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तभी यहाँ वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है, पुनः एक बार जान ले कि पहले वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास था कि हम कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए हमें जैव शक्ति की आवश्यकता होती है, इसी को हम जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम बर्जीलियस ने 1828 ईस्वी में किया था, लेकिन उन्हीं का शिष्य फ्रेडरिच ओलर ने, जो एक जर्मन वैज्ञानिक था, उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया था, जिससे जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। तो इसमें एक रिएक्शन है NH4CNO, जब इसको हीट किया गया तो यहाँ यूरिया बन जाता है। ये कंपाउंड यूरिया है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये है अमोनियम साइनेट। जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। NH4CnO ये अमोनियम साइनेट है। इसी को जब गर्म किया गया अर्थात इसको गर्म करने की आवश्यकता पड़ी, ये उद्देश्य नहीं था कि हमको कार्बनिक बनाना है। प्रयोगशाला में बहुत सारा चीज होता है जो किसी चीज को गर्म करने की आवश्यकता है पड़ जाती है, तो अचानक एक्सीडेंट क्यों बना। ये अमोनियम साइनेट NH4CnO है। जब इसको एकाएक गर्म किया गया तो ये यूरिया बन गया। जबकि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। ये वही यूरिया है जिसको हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के तौर पर खेतों में इसका इस्तेमाल करते हैं पौधे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो ये अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है और यही रीअरेंज कर जाता है, अर्थात इसमें 2 नाइट्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 2 नाइट्रोजन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है। यही रीअरेंज कर जाता है। ये अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसको गर्म करने से यहाँ यूरिया कार्बनिक यौगिक बन जाता है, और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण भी है। तो इस कंपाउंड के बन जाने से ही जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया और दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक तरह तरह के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने लगे, और आज तक बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मौजूद है, और दिन पर दिन नए नए कंपाउंड का निर्माण होते चला जा रहा है। और इन्हीं सब विशेष कंपाउंड के बारे में इस केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो रसायन विज्ञान के विशालतम ब्रांच में से एक है, और इसका अध्ययन बहुत ही व्यापक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जितना पढ़ेंगे वो कम ही नजर आएगा और इसका अध्ययन भी आसान होता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ देखा कि वाइटल फोर्स थ्योरी होता क्या है। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कार्बन का ही इतना कंपाउंड क्यों होता है। आखिर कार्बन में ऐसा क्या गुण पाया जाता है जिस गुण के कारण ये इतने सारे कंपाउंड का निर्माण करता है। कार्बन में ऐसा कौन कौन सा गुण होता है, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बन एटम दैट हेल्प यू टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इट मींस carbon is such element that is considered as a special type of non-metals which possess some of the main characteristic feature. On the basis of these features, it forms infinite number of carbon compounds, millions and millions of carbon compounds. We know some of the point that tetravalency nature of carbon atom. Tetravalency nature of carbon atom, which tells us the valency of carbon is found to be 4. It means it forms 4 covalent bond with carbon atom or the element other than carbon atom, so it forms a large number of compounds. Second is catenation property. What catenation property is? What catenation property tells us? Catenation property means every carbon atom has a greater tendency to join with any other carbon atom, and that other carbon atom has also greater tendency to join with third carbon atom, and that third carbon atom has also greater tendency to join with fourth carbon atom, and so on. This self-linking property of carbon atom is generally known as catenation property. This is the second point, which tells us the carbon atom has some of the properties. With the help of such property, carbon atom forms a large number of compounds. Third property, which tells us carbon atom has also greater tendency to join with any other carbon atom to form a stable ring, and that stable ring will start from 3 carbon atom and ends with more and more carbon atoms like cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, and so on. This is the third point, which tells us carbon forms a large number of compounds. In the next point, carbon atom combines with any other carbon atom to form single bond, double bond, as well as carbon atom combines with any other element other than carbon atom to form single bond, double bond, and triple bond easily. That is why it forms more and more number of carbon atom and more number of organic compounds.
and we have to study about all of them in a separate discipline of chemistry. The name of such discipline of chemistry is the organic chemistry. So we have to know what are the main characteristic feature of carbon atom that help it to form a large number of compounds. We see the question that what are the main characteristic feature of carbon atom that help it to form a large number of compounds. अर्थात कार्बन परमाणु की मुख्य विशेषताएं क्या है जिसके आधार पर ये इतने सारे कंपाउंड का निर्माण करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।